जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। तो पहले पहले हम दो क्लास कर चुके हैं। तो पहले क्लास में हम किए थे प्राग ऐतिहासिक काल और आधे ऐतिहासिक काल पढ़ लिए थे। तो प्राग ऐतिहासिक काल में मानव न लिखना जानता था न पढ़ना जानता था। फिर आधे ऐतिहासिक काल पढ़े थे, उसमें मानव लिखना जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। तो फिर हम आधे ऐतिहासिक काल पूरा पढ़े थे, जिसमें सभ्यता पढ़े थे, सिंधु सभ्यता पढ़े थे, सिंधु सभ्यता पढ़े थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़े थे, मिस्र की सभ्यता पढ़े थे, रोम की सभ्यता पढ़े थे, फारस की सभ्यता पढ़े थे, नीली नदी की सभ्यता पढ़े थे। इतना हम लोगों ने पढ़ चुका था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को ऐतिहासिक काल से। आप लोग बने रहिए और अच्छे से पढ़िए। तो ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग जानते हैं, इस काल में मानव लिखना और पढ़ना दोनों जानता था। इस काल में मानव लिखना और पढ़ना दोनों दोनों जानता था। चलिए देखते हैं। इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। क्या कहता है इसमें, इसके बारे में ऐतिहासिक काल के बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं, इसे पढ़ा भी जा सकते हैं और इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। ऐतिहासिक काल को हम लोग लिखित स्रोत और इस उस लिखित स्रोत को हम पढ़ भी सकते हैं, इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए ऐतिहासिक काल को किस किस स्रोत से हमें प्राप्त होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ऐतिहासिक काल पहला था पुरातात्विक के द्वारा, विदेशी यात्रियों जो भारत आया था उसके द्वारा, तीसरा है साहित्य के द्वारा, साहित्य जैसे बुक सब हो गया, ये सब धर्म सब, ये सब गैर धार्मिक, इस सब के बारे में। तो पुरातात्विक से हम लोग दो भाग से जानेंगे। सिक्के के द्वारा, जो उस टाइम का सिक्का चला था उसके बारे में, और अभिलेखों से जानेंगे। और साहित्य से हम लोग विदेशी यात्री जो आया होगा उससे हम जानेंगे इतिहास की स्रोत, ऐतिहासिक काल के। साहित्य से हम लोग धार्मिक और गैर धार्मिक के बारे में जानेंगे। उसके बाद धार्मिक में भी दो भाग में जानेंगे, वो ब्राह्मण होगा और गैर ब्राह्मण होगा। और ब्राह्मण में भी वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, इतना से हम जानेंगे ब्राह्मण को। और गैर ब्राह्मण में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों को रखेंगे। क्या क्या हम पढ़ेंगे इसमें ऐतिहासिक काल में, और इसका स्रोत हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिलेगा। और देखिए, पुरातात्विक से हम लोग सिक्का और अभिलेख, ये दोनों पढ़ेंगे। पुरातात्विक में जो पुराने चीज़ हैं उस सब से, और विदेशी यात्रियों से पढ़ेंगे इतिहास का स्रोत। जो ये सब आया था वो अपने बुक में जो बताया होगा वो हम पढ़ेंगे, उससे हमको इस स्रोत मिल रहा है ऐतिहासिक काल का। और तीसरा है साहित्य से, साहित्य में धार्मिक और गैर धार्मिक से। और धार्मिक में हम लोग ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण से। तो ब्राह्मण में वेद आएगा, ऋग्वेद आएगा, वेदांग आएगा, पुराण आएगा, उपनिषद आएगा, महाकाव्य आएगा। और गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध आएगा। तो चलिए हम लोग सिक्का से, सबसे पहले सिक्का से और पुरातात्विक से हम लोग को जानते हैं कि क्या क्या हमको इससे प्राप्त हुआ है। सिक्का सिक्का का अध्ययन को हम लोग न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। चलिए, सिक्का से पॉइंट नंबर 1 है कि टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। टेराकोटा का जो सिक्का था वो मिट्टी से बना था, ये सिंधु सभ्यता का सिक्का है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी लेकिन चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। क्या कहता है कि मौर्य काल में आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ था। तो उसमें आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होता था, उस पर केवल चित्र था, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का है। यह पहला धातु का सिक्का है। कौन है? आहत। आहत या पंचमार्क। ये कब का था? मौर्य काल के समय का। याद रखिएगा, मौर्य काल के समय का था। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है? पूर्ण चांदी के सिक्के। पर्ण चांदी के सिक्के थे। क्या थे? पर्ण चांदी के सिक्के, जो मौर्य काल में प्रचलित थे। कब था पर्ण चांदी के सिक्के? मौर्य काल में प्रचलित थे। चौथा पॉइंट कहता है शीशा का सिक्के थे जो सातवाहन काल में प्रचलित थे। जो सातवाहन काल में, काल हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, काल कर लीजिएगा।
सातवाहन काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्के थे जो सातवाहन काल में प्रचलित थे। आप लोग पूछेगा कि सातवाहन काल में कौन सा सिक्का प्रचलित था, तो सीसा का, उस काल से। और 5वां पॉइंट कहता है पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। क्या कहता है कि सोने का सिक्का कौन सा शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था, यूनानी शासकों के द्वारा, याद रखिएगा आप लोग। और 6 नंबर पॉइंट है शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों के द्वारा प्रचलित किया गया था। क्या कहता है, शुद्ध सोने का सिक्का बोला है कुषाण शासकों के द्वारा प्रचलित किया गया था। जो पूछेगा कुषाण शासकों के द्वारा कौन सा सिक्का प्रचलित किया गया था, वो था शुद्ध सोने का सिक्का। चलिए 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है, सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त शासक पे थे। क्या कहता है, सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। सर्वाधिक मात्रा में तथा अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल का प्रयोग हुआ था। इस समय कौन था शासक, स्कंदगुप्त था। जब ये अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रचलित हुआ था, प्रयोग हुआ था, उस समय का शासक स्कंदगुप्त था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8.9 है चांदी का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय प्रचलित था। चांदी का सिक्का गुप्त काल में किसके काल में था, समुद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय में प्रचलित था चांदी का सिक्का। चलिए 9 पॉइंट क्या कहता है, मयूरशाली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। क्या कहता है, मयूरशैली का सिक्का, कौन सा शैली का सिक्का है, मयूरशाली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया था। पूछेगा मयूरशैली का सिक्का गुप्त काल में किसके शासनकाल में लाया गया था, समुद्रगुप्त के शासनकाल में। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। बोले इस सिक्का मयूरशैली का सिक्का गुप्त काल में सबसे प्रचलित था, याद रखिएगा। सिक्कों से हम लोग को क्या सब मिलता है। 10 ऐतिहासिक काल में सिक्कों से हम लोग को क्या सब प्राप्त होता है। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में हुआ था। बोला है कौड़ी का प्रयोग, पूछा कौड़ी का प्रयोग किस काल में हुआ था, गुप्त काल में। 11 में पॉइंट कहता है कि चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। बोलेगा चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में कौन प्रचलित किया था, शिहाबुद्दीन ने। चलिए 12 नंबर पॉइंट क्या कहता है, रुपये का प्रयोग। क्या कहता है, रुपये का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। सर्वप्रथम रुपये का प्रयोग कौन किया था, शेरशाह सूरी ने। बोलेगा शेरशाह सूरी ने किसका प्रयोग किया था, रुपयों का। और 13 नंबर पॉइंट है दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने भी किया था। दाम का भी प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था, कोई वस्तु का कितना दाम होगा वो। और क्या कहता है, सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने ही किया था। बोला सोने का असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने किया था। इस सिक्कों के बारे में इतना पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा कि सिक्कों से हम लोग क्या सब सीखे हैं। इसका अध्ययन भी याद रखिएगा, पूछ देता है किसी किसी एग्जाम में। इसका अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ये सब आप लोग याद रखिएगा, सिक्का से हम लोग को क्या क्या प्राप्त हुआ है, ऐतिहासिक काल में क्या क्या जानकारी मिला है। चलिए अब पढ़ते हैं अभिलेख। सिक्का से हो गया, अब अभिलेखों से क्या सब प्राप्त हुआ है हमको, वो हम पढ़ते हैं। अभिलेखों से क्या क्या प्राप्त हुआ है वो हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख वो है जो पत्थरों को खोद कर लिखा जाता है, उसे ही अभिलेख कहते हैं। जो पत्थरों को खोद कर लिखा जाता है, पत्थरों पे जो चीज लिखते हैं ना, उसे ही अभिलेख कहते हैं। चलिए छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहते हैं। मतलब पत्थर पे खोद कर लिखना अभिलेख कर, लेकिन छोटे पत्थर, जो छोटा पत्थर था ना, उस पे जो लिखेंगे उसको शिलालेख कहेंगे। और स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। स्तंभ कैसे कहेंगे कि स्तंभ के समान ऐसे होगा, इस पे जो कोई लिखा जाता है, जो चीज लिखा जाएगा, स्तंभ मतलब स्तंभ ऐसे होगा, इस पे जो चीज लिखेंगे वो स्तंभ लेख, इसको हम स्तंभ लेख कहेंगे, स्तंभ लेख। और जो पत्थरों पर हम लिखेंगे, जो पत्थर होगा उस पर जो लिखा जाएगा, जो स्रोत लिखा जाएगा, उसे हम अभिलेख कहेंगे, इसे अभिलेख कहेंगे। और जो छोटे पत्थर होगा उस पे जो लिखेंगे उसे शिलालेख कहेंगे, शिलालेख। चलिए
स्तंभ तो बोले कि ऐसे वाला जो लंबा होगा, ऊंचे जो होगा उस पे जो लिखा जाएगा खोद खोद के, उसे हम स्तंभ लेख कहते हैं, स्तंभ लेख। चलिए प्रमुख अभिलेख के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रमुख अभिलेख, विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ कौन किया था? ईरान के शासक डेरियस ने किया था। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ कौन किया था? ईरान के शासक डेरियस। कौन था ईरान का शासक? डेरियस था। याद रखिएगा, पूछेगा ईरान के शासक जो अभिलेख लिखने का प्रारंभ किन किया था विश्व में? विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। चलिए पहला अभिलेख बोगजगोई से मिला, जो तुर्की या एशिया माइनर में है। कहाँ से मिला था पहला अभिलेख? बोगजगोई से मिला था, जो तुर्की या एशिया माइनर में स्थित है। चलिए पढ़ते हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में। पूछेगा हाथी गुफा अभिलेख जगह का नाम है, आप लोग याद रखिएगा। और हाथी गुफा अभिलेख जो प्रमुख अभिलेख के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है। तो बोल रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा, कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इसमें क्या लिखा है हम देखते हैं। इसे कलिंगराज खारवेल ने लिखा है। हाथी गुफा अभिलेख को कौन लिखा था? कलिंगराज खारवेल ने लिखा। इसमें क्या लिखा है? इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की है। इन्होंने कौन सा युद्ध का चर्चा किया है हाथी गुफा अभिलेख में? कलिंग युद्ध का। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। युद्ध के समय जब युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था, उस टाइम का राजा कौन था? नंदराज था। जगह हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में। इसको किसने लिखवाया था? कलिंगराज खारवेल ने लिखा था। इसमें कलिंग युद्ध का चर्चा पूछेगा कि इसमें क्या चीज चर्चा है? कलिंग युद्ध का। युद्ध के समय कौन था कलिंग का राजा? नंदराज था। चलिए दूसरा अभिलेख देखते हैं। एहोर अभिलेख। एहोर अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में एहोर अभिलेख। इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या है? पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। इसमें पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। इसमें एहोर अभिलेख में पूछेगा कि एहोर अभिलेख में क्या चीज का चर्चा है? पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। चलिए थर्ड अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में स्थित है जूनागढ़ अभिलेख। इसमें क्या है? इसमें रुद्रदयान झील की चर्चा की है। इसमें रुद्रदयान झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। पूछेगा रुद्रदयान झील किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य में। इसका उल्लेख किस अभिलेख में है? जूनागढ़ अभिलेख में। गुजरात जो कि गुजरात में स्थित है जूनागढ़ अभिलेख। चलिए चौथा अभिलेख है, इसे हम प्रमुख अभिलेख लिए हुए हैं, जो प्रमुख अभिलेख हम लिए हैं। प्रयाग अभिलेख कहाँ है? इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में। याद रखिएगा प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद में है। प्रयाग अभिलेख में क्या लिखा है? इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। समुद्रगुप्त ने विजय अभियान की चर्चा की है। कौन सा? प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। पांचवा है भीतरकनिका। भीतर अभिलेख कहाँ है? गाजीपुर यूपी में। कहाँ? गाजीपुर यूपी में भीतर अभिलेख। जगह भीतर अभिलेख कहाँ है? गाजीपुर यूपी में। इसमें क्या है लिखा है? स्कंदगुप्त ने हुनों पर आक्रमण की चर्चा की है। इसमें क्या है? स्कंदगुप्त हुनों की आक्रमण की चर्चा की है। स्कंदगुप्त भीतर अभिलेख में कहाँ है? गाजीपुर यूपी में। और स्कंदगुप्त ने हुनों पर आक्रमण की चर्चा की है इसमें। चलिए 6 अभिलेख है, छठा नंबर का बिहार अभिलेख। बिहार अभिलेख कहाँ है? बिहार शरीफ में स्थित है। बिहार शरीफ में बिहार अभिलेख स्थित है। इसमें किस चीज का चर्चा है? स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। स्कंदगुप्त इसमें अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। अश्वमेध यज्ञ की कौन की है? स्कंदगुप्त ने। किस अभिलेख में? बिहार अभिलेख में। स्थित कहाँ है? बिहार शरीफ में। चलिए 7वां अभिलेख क्या कहता है? देवपाड़ा अभिलेख कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। कहाँ है? बांग्लादेश में देवपाड़ा अभिलेख। इसमें क्या है? सेन वंश के शासक विजय सेन का है। ये अभिलेख किसने? सेन वंश के शासक विजय सेन ने लिखा है। चलिए ग्वालियर
ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में है। इसमें क्या है? प्रतिहार शासक भोज का है। प्रतिहार शासक भोज इसमें है। प्रतिहार शासक भोज का प्रतिहार शासक भोज का उल्लेख है इसमें। ग्वालियर अभिलेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और है मंदसौर अभिलेख। कहाँ है? मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें इसमें है कि मालवा शासक यशोवर्मन का है। ये अभिलेख किसका है? मालवा शासन मालवा शासक शासक यशोवर्मन का है। यशोवर्मन किसका है? याद रखिए, ये मालवा शासक यशोवर्मन का है। किसका है? यशोवर्मन। मालवा शासक यशोवर्मन मालवा शासक यशोवर्मन का है यह अभिलेख। कौन सा? मंदसौर अभिलेख। चलिए अब स्तंभ लेख के बारे में जानते हैं। स्तंभ लेख तो पूछते हैं कि जो लंबा ऊंचे पत्थरों पर लिखा जाता है उसे स्तंभ लेख कहते हैं। स्तंभ लेख। चलिए, यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। यह स्तंभ के समान ऊंचे होता है। ऐसे होता है, इस पे लिखा जाता है। इसे ही स्तंभ लेख कहते हैं। चलिए, पहला स्तंभ लेख कौन सा है? मेहरौली स्तंभ लेख, जो कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में। मेहरौली स्तंभ लेख। इसमें क्या लिखा है? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का है। ये किसका है? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का है। इस पर आज तक जंग नहीं लगा। इस पर आज तक मेहरौली स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा। अर्थात यह अपने रासायनिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। बोले कि महरौली अभिलेख किस लिए प्रसिद्ध है? ये अपने रासायनिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इस पे अभी तक जंग नहीं लगा। इस किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने। चलिए, दूसरा स्तंभ लेख कौन सा है? मथुरा स्तंभ लेख। कहाँ है? यूपी। याद रखिएगा, मथुरा स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? यूपी में। यह भी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का है। इसमें सहिष्णुता की चर्चा की है। इसमें सहिष्णुता की चर्चा की है। कौन की है? विक्रमादित्य सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने। मथुरा स्तंभ लेख में। चलिए, एरन अभिलेख। एरन स्तंभ लेख कौन? एरन स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में स्थित है। एरन स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में। ये किसने बनवाया था? भानुगुप्त का है। इसमें सती प्रथा की चर्चा की है। बोले सती प्रथा की चर्चा कौन सा स्तंभ लेख में है? तो आप लोग मारिएगा आंसर, एरन अभिलेख मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में। बनाने वाला कौन था? भानुगुप्त। भानुगुप्त का है। इसमें सती प्रथा का चर्चा है। याद रखिएगा। चलिए, फोर्थ स्तंभ लेख कौन सा? बौद्ध स्तंभ लेख। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है बौद्ध स्तंभ लेख। ये बनवाने का वासुदेव का है। वासुदेव का। इसमें चर्चा किस चीज का है? शुंग वंश की चर्चा है इसमें। बोले शुंग वंश की चर्चा किस में है? तो बौद्ध स्तंभ लेख में। स्तंभ लेख। चलिए, पांचवा स्तंभ लेख कौन सा है? हेलियोडोरस गर्भध्वज स्तंभ लेख। हेलियोडोरस गर्भध्वज स्तंभ लेख। ये किसने बनवाया था? इसमें भागवर्ध ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। इसमें है किस चीज का जानकारी मिला है? भागवत धर्म का। किस चीज का जानकारी मिला है? भागवत धर्म का। भागभद्र ने दिया था भागवत धर्म का जानकारी। हेलियोडोरस में स्तंभ लेख में मिला हुआ है। चलिए, अब जानते हैं भारत की सब विदेशी यात्रियों से। विदेशी यात्रियों ने कौन कौन सा जिक्र किया है भारत के ऐतिहासिक काल के बारे में? विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन। हेरोडेटस, इसका बुक का नाम कौन है? हिस्टोरिका। ये अपने हिस्टोरिका बुक में लिखा है। मेगास्थनी का बुक है इंडिका। टोलमी का ज्योग्राफी का। प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरी का। अल्बुरिनी का है किताबुल हिंद तहकीक ए हिंद। याद रखिएगा इसका बुक। हेरोडेटस का है हिस्टोरिका, मेगास्थनी का इंडिका, और टोलमी का जियोग्राफी का। प्लिनी का है नेचुरल हिस्टोरी का। अल्बुरिनी का है किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद। मार्को पोलो का कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री। और फैयान फोकुओ थी चंद्रगुप्त सेकेंड, इसके दरबार में आया था फैयान। हेनसांग की पुस्तक कौन है? सीयू की। किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में। और पुस्तक का नाम याद रखिएगा। कौन कौन सा पुस्तक में?
मिला है हम लोग को भारत की जानकारी। हेरोडोटस था हिस्टोरी का, मेगास्थनीज का इंडिका, टॉलमी ज्योग्राफी का, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरी का। ये सब आप लोग याद रखिएगा। पुस्तक का नाम पूछ देता है। चलिए फहियान के बारे में जानते हैं। फहियान कब आया था? 399 ईस्वी में आया था। इसका बुक का नाम है फोकुओथी, पुस्तक है फोकुओथी। यह चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में आया था। याद रखिएगा, फहियान किसके दरबार में आया था? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। इसका पुस्तक है फोकुओथी। यह उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा की है। ये अपने पुस्तक में उस समय के भवन और कौड़ी की चर्चा की है। चलिए हेनसांग के बारे में जानते हैं। हेनसांग ये कब आया था? 229 ईस्वी कब आया था? ये 629 ईस्वी में आया था ये। इसकी पुस्तक है सीयू की। इसकी पुस्तक का नाम है सीयू की, CU की इसकी पुस्तक है। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। और इसका पुस्तक है CQ की। और इसके बारे में जानते हैं। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। हर्षवर्धन को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। चलिए इसका पुस्तक कौन है? याद रखिएगा, इसका पुस्तक महत्वपूर्ण है, CQ की। और किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। चलिए इत्तीसंग 673 ईस्वी में आया था। और इसके बारे में जानते हैं। चीनी यात्री था। यह कहाँ के यात्री? चीन का था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ चीन लेकर गया था। त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ चीन लेके गया था। चलिए इब्न बतूता महत्वपूर्ण है। इब्न बतूता के बारे में जानते हैं। यह मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इसकी पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, रेहला इसकी पुस्तक का नाम है। ये किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक इसके दरबार में आया था। 7000 किलोमीटर यात्रा करके मोरक्को से। चलिए अब्दुल रज्जाक के बारे में जानते हैं। अब्दुल रज्जाक यह फारस का रहने वाला था। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? फारस का। विजयनगर काल में आया था। विजयनगर काल में। इसके पुस्तक कौन है? मतला ए सहेन। इसके पुस्तक का नाम लिखिए, मतला ए सहेन। ये किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में अब्दुल रज्जाक आया था। आप लोग सब याद रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं। और पिछले क्लास को आप लोग देखते रहिएगा और इस क्लास को भी देख लीजिएगा। तो हम कल और पढ़ेंगे हिस्ट्री का जो अब जो साहित्य के स्रोत, साहित्य से जो हम लोगों को स्रोत मिला है, इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। साहित्य से क्या क्या स्रोत मिला है हम लोगों को, इसके बारे में आज हम पढ़ लिए हैं। जो स्तंभ से, अभिलेख से, सिक्कों से, इस सब से जो हम लोग को प्राप्त हुआ था वो हम पढ़ लिए हैं। जो हम लोग को सीखने भाषा का चर्चा मिला है कहाँ कहाँ से, इससे हम पढ़ लिए हैं ऐतिहासिक काल का चर्चा। और अब उसमें स्तंभ से, शिलालेख से, अभिलेख से, सबसे हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अब पढ़ेंगे हम लोग साहित्य से हम लोग को क्या क्या स्रोत मिलता है भारत के बारे में। तो चलिए आज की क्लास में को इतना ही रखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे साहित्य से कल के बारे में। आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए जय हिंद। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।